कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खोज से जिसने साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया। करोड़ों साल पुराना एक एम्बर जिसके अंदर एक मच्छर कैद होता है। देखने में मामूली लगने वाला वही मच्छर कभी डायनासोर का खून चूस चुका था। वैज्ञानिक उस मच्छर से प्राचीन डीएनए निकालने में सफल हो जाते हैं। हालांकि डीएनए अधूरा होता है, इसलिए उसे पूरा करने के लिए दूसरे जीवों का जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। सालों की मेहनत और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार नामुमकिन लगने वाला सपना सच हो जाता है। डायनासोर फिर से इस दुनिया में लौट आते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे एक बेहद अमीर और महत्वाकांक्षी इंसान होता है जिसका सपना है दुनिया का सबसे अनोखा थीम पार्क बनाना। ऐसा पार्क जहां लोग किताबों या फिल्मों में नहीं बल्कि अपनी आंखों के सामने असली डायनासोर देख सकें। शुरुआत में सब कुछ किसी चमत्कार जैसा लगता है। हर तरफ उत्साह, रोमांच और हैरानी होती है। लेकिन धीरे धीरे इस सपने के पीछे छिपी डरावनी सच्चाई सामने आने लगती है। पार्क के सिक्योरिटी सिस्टम में छोटी छोटी गड़बड़ियां दिखने लगती हैं। तभी एक दिन डायनासोर को ट्रांसफर करते वक्त हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। एक खूंखार हमला होता है और एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये खबर फैलते ही इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और प्रोजेक्ट से पीछे हटने का सोचने लगते हैं। तब एक वकील सलाह देता है कि अगर कुछ मशहूर एक्सपर्ट्स इस पार्क को सुरक्षित घोषित कर दें तो लोगों का भरोसा वापस जीता जा सकता है। इसके लिए वे चुनते हैं मशहूर पैलियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन ग्रांट और डॉक्टर एली सैटलर को, जो मोंटाना के तपते रेगिस्तान में डायनासोर के कंकालों की खुदाई कर रहे हैं। डॉक्टर ग्रांट बच्चों को पसंद नहीं करते और उनका मानना है कि डायनासोर आज के पक्षियों के पूर्वज थे। जब एक बच्चा कहता है कि डायनासोर तो एक 6 फुट के टर्की जैसा दिखता है, तो ग्रांट उसे वेलोसिरैप्टर के शिकार करने के खौफनाक तरीके के बारे में बताते हुए डरा देते हैं। तभी अचानक धूल उड़ाता हुआ एक हेलीकॉप्टर वहां उतरता है। जॉन हैमंड खुद उनके पास आए हैं और उन्हें एक वीकेंड के लिए अपने द्वीप पर चलने का न्योता देते हैं। बदले में वे उनकी खुदाई के लिए अगले 3 साल का पूरा फंड देने का वादा करते हैं। ग्रांट और एली इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाते। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वे जिस जगह जा रहे हैं वहां उनकी कल्पना से परे कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। हेलीकॉप्टर जैसे ही घने बादलों को चीरकर इस्ला नुब्लर की पहाड़ियों के करीब पहुंचता है, एलन और एली की नजरें नीचे बिछी उस जादुई हरियाली पर टिकी होती हैं। उनके साथ इस सफर में इयान मैल्कम भी हैं, जो एक गणितज्ञ हैं और केओस थ्योरी के माहिर हैं। मैल्कम का अंदाज थोड़ा अलग है। वे शुरू से ही इस पूरे प्रोजेक्ट को शक की नजर से देख रहे हैं। जैसे ही वे लोग जीप में बैठकर द्वीप के अंदर बढ़ते हैं, अचानक डॉक्टर ग्रांट की नजर कुछ ऐसी चीज पर पड़ती है जो विज्ञान की किताबों और उनके सपनों के भी परे थी। वे जीप से कूदकर बाहर भागते हैं और उनके पीछे एली भी दौड़ती है। सामने के मैदान में एक विशालकाय जीव अपनी लंबी गर्दन उठाकर पेड़ों की फुनगियों से पत्तियां खा रहा था। यह एक असली जीवित ब्रेकियोसॉरस था। ग्रांट और एली की आंखों में आंसू हैं। वे जिस चीज को सालों से जमीन के नीचे हड्डियों में ढूंढ रहे थे, वो आज उनके सामने सांस ले रही थी। जॉन हैमंड बड़े गर्व से उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, जुरासिक पार्क में आपका स्वागत है। लेकिन असली सवाल यह था कि यह मुमकिन कैसे हुआ। 65 मिलियन साल पहले लुप्त हो चुके इन जीवों को वापस कैसे लाया गया। इसके जवाब के लिए हैमंड उन्हें पार्क के अत्याधुनिक विजिटर सेंटर में ले जाते हैं। वहां एक छोटी फिल्म के जरिए उन्हें समझाया जाता है कि करोड़ों साल पहले जो मच्छर डायनासोर का खून पीते थे, वे पेड़ों की गोंद में फंसकर जम गए थे। वैज्ञानिकों ने उसी जमे हुए खून से डायनासोर का डीएनए निकाला और जो जेनेटिक कोड अधूरे थे उन्हें मेढकों के डीएनए से पूरा किया। मैल्कम यह सुनकर चौंक जाते हैं। वे हैमंड को चेतावनी देते हैं कि प्रकृति को काबू में नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि हैमंड ने वो शक्ति हासिल कर ली है जिसके वे हकदार नहीं थे, और यह विज्ञान का चमत्कार नहीं बल्कि कुदरत के साथ किया गया एक भयंकर खिलवाड़ है। लेकिन हैमंड अपनी धुन में मग्न है। वे सबको लंच के बाद पार्क के ऑटोमेटेड टूर पर भेजते हैं। इस टूर में हैमंड के 2 पोते पोती टिम और लेक्स भी शामिल होते हैं। 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां पटरियों पर बिना ड्राइवर के दौड़ने लगती हैं। सब लोग उत्साहित हैं कि वे अब दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी टायरानोसॉरस रेक्स को देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे गाड़ियां घने बाड़ों के पास पहुंचती हैं, वहां सन्नाटा पसरा होता है। न कोई हलचल है, न कोई दहाड़। डायनासोर इंसानों के मनोरंजन के लिए बाहर आने को तैयार नहीं है। तभी बाहर का मौसम बिगड़ने लगता है। तेज बारिश शुरू होती है और साथ ही शुरू होता है एक ऐसा टेक्निकल ग्लिच जो इस सपनों की दुनिया को मौत के कुएं में बदलने वाला है। कंप्यूटर सिस्टम फेल होने लगता है और गाड़ियां ठीक टी-रेक्स के पिंजरे के सामने आकर रुक जाती हैं। आसमान से बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश ने पूरे द्वीप को अपनी चपेट में ले लिया है। विजिटर सेंटर में बैठा हैमंड और उसकी टीम बेबस हैं, क्योंकि पार्क का मुख्य प्रोग्रामर डेनिस नेड्री
लालच में आकर पूरा सिक्योरिटी सिस्टम और बिजली बंद कर चुका है। इसी अंधेरे और सन्नाटे के बीच दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिल्कुल उस बाड़े के सामने खड़ी हैं जहां टी-रेक्स का बसेरा है। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। टिम को अपनी सीट के बगल में रखा पानी का गिलास हिलता हुआ दिखाई देता है। हर एक आवाज के साथ पानी में लहरें उठ रही हैं। वो आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। कोई बहुत ही विशाल जीव उनकी तरफ बढ़ रहा है। टिम और लेक्स डर के मारे जम जाते हैं। तभी अचानक बाड़े की 10,000 वोल्ट की बिजली वाली तारें टूटकर नीचे गिर जाती हैं। टी-रेक्स ने फेंस तोड़ दी है। अगले ही पल जंगल की झाड़ियों को चीरता हुआ वो 4.5 टन का शिकारी बाड़े से बाहर निकलता है। उसकी दहाड़ इतनी तेज है कि गाड़ियों के शीशे कांप उठते हैं। दूसरी गाड़ी में मौजूद वकील जेनारो डर के मारे बच्चों को अकेला छोड़कर पास के एक टॉयलेट में जाकर छिप जाता है। टी-रेक्स पहली गाड़ी की तरफ बढ़ता है जिसमें बच्चे अकेले हैं। वो अपनी विशाल नाक से गाड़ी को सूंघता है और फिर अचानक उस पर हमला कर देता है। डॉक्टर ग्रांट और मैल्कम दूसरी गाड़ी से ये सब देख रहे हैं। टी-रेक्स ने बच्चों की गाड़ी को पलट दिया है और वो उसे कुचलने की कोशिश कर रहा है। बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर ग्रांट एक जलती हुई फ्लेयर जलाते हैं और टी-रेक्स का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। मैल्कम भी उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन टी-रेक्स उन पर झपट पड़ता है। मैल्कम गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और टी-रेक्स उसी टॉयलेट को तोड़ देता है जहां वकील छिपा था। एक ही झटके में वो वकील को अपना निवाला बना लेता है। ग्रांट किसी तरह बच्चों को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, लेकिन टी-रेक्स फिर से हमला करता है। ग्रांट और लेक्स एक गहरी खाई की तरफ लटक जाते हैं, जबकि टिम गाड़ी के साथ ही नीचे गिर जाता है, जो एक पेड़ पर अटक जाती है। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, बारिश और मौत का साया है। उधर सिस्टम को हैक करने वाला नेड्री भी अपने अंजाम तक पहुंचता है। रास्ते से भटककर उसकी जीप कीचड़ में फंस जाती है, जहां एक छोटा लेकिन बेहद जहरीला डिलोफोसॉरस उसे घेर लेता है। नेड्री को लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन वो जीव उसके चेहरे पर जहर थूक देता है और उसे उसकी ही जीप के अंदर जिंदा खा जाता है। बारिश थम चुकी है, लेकिन इसला नुबलर की रात अब और भी भयानक हो गई है। डॉक्टर ग्रांट लेक्स को लेकर उस गहरी खाई से बाहर निकलते हैं और पेड़ पर फंसी गाड़ी से टिम को बचाने के लिए ऊपर चढ़ते हैं। जैसे ही वो टिम को बाहर निकालते हैं, गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है और वो लगभग ग्रांट के ऊपर ही गिरती है, लेकिन वे किसी तरह बच जाते हैं। अब ये तीनों जंगल के बीचों बीच अकेले हैं, जहां हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी हो सकती है। ग्रांट को एहसास होता है कि बाड़ों की बिजली कटने का मतलब है कि अब सिर्फ टी-रेक्स ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा चालाक शिकारी वेलोसिरैप्टर भी आजाद हो चुके हैं। उधर विजिटर सेंटर में हैमंड और एली सैटलर को पता चलता है कि पूरा सिस्टम नेड्री ने लॉक कर दिया है। एकमात्र रास्ता यह है कि पूरे पार्क की मेन बिजली को रीबूट किया जाए, लेकिन इसके लिए किसी को बाहर निकलकर उस पावर शेड तक जाना होगा जो रैप्टर्स के बाड़े के पास है। हैमंड का मुख्य इंजीनियर रे अर्नोल्ड ये जिम्मेदारी लेता है और अंधेरे में बाहर निकलता है। जब वो काफी देर तक वापस नहीं आता, तो एली खुद जाने का फैसला करती है। उसके साथ मुल्डून भी जाते हैं, जो पार्क के गेम वार्डन हैं और रैप्टर्स की फितरत को अच्छी तरह समझते हैं। मुल्डून को जंगल में उन शिकारियों की मौजूदगी का एहसास होता है। वे एली को कहते हैं कि वो पावर शेड की तरफ भागे, जबकि वे उन रैप्टर्स को उलझा कर रखेंगे। यहां हमें पता चलता है कि रैप्टर्स कितने खतरनाक हैं। वे सिर्फ पीछे से हमला नहीं करते, बल्कि एक टीम की तरह शिकार करते हैं। मुल्डून एक रैप्टर पर निशाना साधते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि दूसरा रैप्टर उनके बगल की झाड़ियों में घात लगाकर बैठा है। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मुल्डून के मुंह से बस इतना निकलता है, क्लीवर गर्ल। एली किसी तरह पावर शेड के अंदर पहुंचती है और थरथराते हाथों से स्विच चालू करती है। बिजली वापस आ जाती है, लेकिन उसकी खुशी तब दहशत में बदल जाती है जब उसे अर्नोल्ड का कटा हुआ हाथ कंधे पर महसूस होता है। वो समझ जाती है कि अर्नोल्ड को रैप्टर्स ने मार डाला है और अब वो अगली शिकार है। एक रैप्टर उस पर हमला करता है, लेकिन एली किसी तरह खुद को शेड के अंदर बंद करके बाहर भागने में कामयाब होती है। दूसरी तरफ बारों में दौड़ती बिजली ने डॉक्टर ग्रांट और बच्चों की मुश्किल बढ़ा दी है। टिम उस वक्त बिजली के तार पर होता है जब करंट दौड़ता है और वो एक जोरदार झटके के साथ नीचे गिरता है। ग्रांट उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि पीछे से एक नई और डरावनी आवाज पास आने लगती है। डॉक्टर ग्रांट किसी तरह टिम को CPR देकर होश में लाते हैं और उसे लेकर विजिटर सेंटर की ओर भागते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि असली दुस्वप्न अब शुरू होने वाला है। वे बच्चों को विजिटर सेंटर के बड़े डाइनिंग एरिया में छोड़कर एली की तलाश में जाते हैं। टिम और लेक्स, जो घंटों से भूखे और डरे हुए थे, खाना देखकर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी लेक्स की नजर दीवार पर पड़ती है। एक साया। वो साया किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक वेलोसिरैप्टर का है। वे दोनों डर के मारे किचन के अंदर छिप जाते हैं। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा है
कि उनके दिल की धड़कनें भी सुनी जा सकती हैं। तभी किचन का दरवाजा धीरे से खुलता है और एक रैप्टर अंदर दाखिल होता है। वो केवल एक जानवर नहीं बल्कि एक बुद्धिमान शिकारी है जो दरवाजे का हैंडल खोलना जानता है। उसके पीछे उसका एक और साथी भी आता है। अब किचन के स्टेनलेस स्टील के काउंटर और बर्तनों के बीच मौत और जिंदगी का खेल शुरू होता है। रैप्टर अपनी लंबी नखों को जमीन पर पटकते हैं, टिक टिक टिक। टिम और लेक्स बर्तनों की ओट में छिपकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। रैप्टर उनकी गंध सूंघ रहे हैं। एक पल ऐसा आता है जब एक रैप्टर बिल्कुल लेक्स के सामने होता है, लेकिन वो लेक्स का अक्स स्टील के कैबिनेट पर देख रहा होता है। जैसे ही वो हमला करता है, उसका सिर धातु से टकराता है और बच्चों को भागने का मौका मिल जाता है। वे किसी तरह रैप्टरों को फ्रीजर के अंदर बंद करने में कामयाब होते हैं और बाहर भागते हैं, जहां उनकी मुलाकात ग्रांट और एली से होती है। अब पूरी टीम कंट्रोल रूम में पहुंचती है। लेक्स, जो कंप्यूटर चलाने में माहिर है, सिस्टम को रीबूट करने की कोशिश करती है ताकि बाड़ों के ताले लग सके और फोन लाइन शुरू हो जाए। बाहर रैप्टर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रांट दरवाजे को अपने कंधे से रोके हुए है और एली उन्हें बंदूक देने की कोशिश कर रही है। ठीक उसी पल जब एक रैप्टर का सिर शीशा तोड़कर अंदर घुसता है, लेक्स सिस्टम को हैक कर लेती है। बिजली वापस आ जाती है, फोन चालू हो जाते हैं। हैमंड तुरंत मदद के लिए फोन करते हैं, लेकिन अभी भी वे इस मौत के टापू से बाहर नहीं निकले हैं। रैप्टर अब छत के रास्ते उनके ऊपर हमला करने की तैयारी में है। विजिटर सेंटर की छत की टाइल्स चरमरा रही हैं। ग्रांट, एली और बच्चे वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए रेंगते हुए नीचे मुख्य हॉल में उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैप्टर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचते हैं, जहां डायनासोर के विशाल कंकाल प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं, वे खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाते हैं। सामने से एक रैप्टर दहाड़ता है और पीछे से दूसरा शिकारी घात लगाकर निकलता है। मौत अब बस कुछ इंच की दूरी पर है। ग्रांट और एली बच्चों को अपने पीछे छुपा लेते हैं, जबकि रैप्टर अपनी छलांग लगाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी हॉल की भारी दीवारें कांप उठती हैं। अचानक अंधेरे से वो विशाल शैतान बाहर निकलता है, जो इस द्वीप का असली राजा है, टायरानोसॉरस रेक्स। टी-रेक्स एक झटके में हवा में उछले हुए रैप्टर को अपने विशाल जबड़ों में दबोच लेता है। रैप्टर्स और टी-रेक्स के बीच एक भयानक जंग छिड़ जाती है। रैप्टर टी-रेक्स की पीठ पर चढ़कर उसे जख्मी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टी-रेक्स की ताकत के आगे वे खिलौने जैसे लगते हैं। इस खूनी संघर्ष का फायदा उठाकर ग्रांट, एली और बच्चे बाहर की ओर भागते हैं, जहां जॉन हैमंड और घायल इयान मैल्कम जीप लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं। पीछे मुड़कर देखने पर विजिटर सेंटर के मुख्य हॉल में टी-रेक्स एक जोरदार दहाड़ मारता है, जबकि उसके पीछे एक बैनर नीचे गिरता है जिस पर लिखा है, जब डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे। यह मंजर इस बात की गवाही देता है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, वो कुदरत को पिंजरे में कैद नहीं कर सकता। हेलीकॉप्टर जैसे ही द्वीप से उड़ान भरता है, सब लोग खिड़की से बाहर देखते हैं। नीचे वही खूबसूरत लेकिन खतरनाक दुनिया है जिसे हैमंड ने अपने सपनों से सींचा था, लेकिन आज वो उनके लिए एक कद्रगाह बन चुकी है। ग्रांट की गोद में दोनों बच्चे सो रहे हैं। वो एली की तरफ देखते हैं और एक फीकी मुस्कान देते हैं। शायद वे समझ चुके हैं कि कुछ चीजों को इतिहास के पन्नों में ही दफन रहने देना चाहिए। जैसे ही हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर से गुजरता है, पास से उड़ते हुए पक्षियों का झुंड उन्हें याद दिलाता है कि जीवन हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये जुरासिक पार्क की पूरी कहानी थी। अगर आपको ये रोमांचक सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ।